हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल एक मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका था, तो मैंने बोला था कमेंट करने के लिए कि कौन सा नेक्स्ट होना चाहिए। तो भाई साहब ऐसे ऐसे लोग अपने से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं कि रात में 12 बजे 11:30-12 के आसपास कॉल कर रहा है कि सर जी हमको तो फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स ही अपलोड चाहिए। और वो भाई साहब ऐसे ही कि 10 अलग अलग आईडी से कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट जाके देखिएगा, 10-15 कमेंट किया हुआ है। तो हम सोचे कि चलो भाई का दिल रख लेते हैं। वैसे ये टॉपिक लाने का इरादा नहीं था कि छोटा टॉपिक है, इसको हम सोचे थे लास्ट में करेंगे, लेकिन अब इतना किया है, अब किस कारण से परेशान था भगवान जाने। तो उसके लिए फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स आज अभी अपलोड कर देते हैं। इसके बाद परेशान नहीं होना कि मेन टॉपिक को आप स्किप कर रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक कर रहे हैं। कल सुबह में आपको मल्टीमीडिया अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीमीडिया। और शाम में जैसे रेगुलर अपलोड कर रहे हैं जिस टाइम पे, उसी टाइम में अब आप 3 टॉपिक में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। या तो डीबीएमएस होगा, या सीओए होगा, या ओएस होगा। इस तीनों में से जो बोलिएगा वो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आप सुबह तक इसमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सुबह सुबह बहुत छोटा सा टॉपिक है मल्टीमीडिया का, ये आपका अपलोड हो जाएगा तो परेशान खत्म। बचा जो बड़ा टॉपिक है डीबीएमएस, सीओए और ओएस, इन तीनों में से कोई एक आपको शाम में अपलोड कर देंगे। तो ये अब आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अगर हम आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट दे रहे हैं तो आपका भी काम है लाइक शेयर कीजिए। शेयर नहीं हो रहा है, कमेंट तो आप लोग कर देते हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं उस तरीके से। तो भाई जोड़िए, और हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसीलिए कल संडे है तो हम सोचे कि 2 अगर टॉपिक एक कल कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम बच जाएगा अपने पास। तो क्योंकि फिर एमसीक्यू भी करवाना है, ऐसा नहीं कि थ्योरी सिर्फ बता दिए एमसीक्यू नहीं करवाएंगे तो काम उतना मजे से नहीं हो पाएगा। बाकी थ्योरी पढ़ के भी आप लोग इतना नंबर तो ला सकते हैं, पास हो जाइएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड किया जाए। तो ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग फिर एमसीक्यू करेंगे और कुछ टेस्ट भी देंगे। और एक चीज़, कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल कहा जाए तो एक गिफ्ट भी हमारी तरफ से रहेगा, वो आपको कल मिलेगा। कल दिन में किसी भी टाइम एक छोटा सा वीडियो डाल के और आपको चीज़ें दिखाएंगे कि क्या आप लोगों के लिए गिफ्ट है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। जो पूछता है वो फर्स्ट जो 3-4 स्लाइड में, जितना 5-6 स्लाइड में जो पढ़िएगा उसी से पूछता है। बाकी चीज़ जो भी है वो सिर्फ समझने के लिए है, हो सकता है पूछ दे, अलग बात है, लेकिन अब जब वीडियो बना रहे थे हम पूरा कवर कर रहे हैं और बहुत छोटा वीडियो होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो ई कॉमर्स है ये भाई होता क्या है। ई कॉमर्स से पहले हमको कॉमर्स समझिए आप कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स मतलब कि कोई भी खरीद बिक्री जो आप करते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, उसको पैसा देते हैं और उसके बदले उससे सामान लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स। और सामने वाला क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, उसके बदले आपको सामान देता है। दोनों तरफ से है, आप पैसा देते हैं तो आपको सामान मिलता है, सामने वाला को पैसा दे रहे हैं इसलिए वो आपको सामान दे रहा है। तो ये जो दोनों फ्लो है, मतलब कि एक खरीदने वाला मतलब कि आप हैं, आप लिख देते हैं आप, और बेचने वाला कोई दुकानदार है, शॉप वाला है। इस दोनों के बीच में जो ये चीज हो रही है, आप पैसा दे रहे हैं, इधर से सामान जा रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है इससे दोनों को फायदा है, ये चीज कहलाता है कॉमर्स। अब इसमें ई लग गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा भाई, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी चीज खरीदना हो तो जाते थे दुकान पे, उसको बोलते थे भैया फलाना सामान चाहिए, वो देता था आपको, उसके बदले आप पैसा देते थे। अब आज के डेट में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेस हो गया, जहां पे हम ऐसे नहीं मांगते भैया सामान दो, वहां पर लिस्ट रहता है प्रोडक्ट का, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका जो पैसा होता है ऑनलाइन पे करते हैं और फिर आपके घर पे वो सामान पहुंच जाता है। किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं होती। ये सारा चीज कैसे होता है, आपके फोन के थ्रू होता है या आपके कंप्यूटर के थ्रू होता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। मतलब कि कॉमर्स तो हो गया कि फिजिकल आप जाके दुकान पे सामान खरीद रहे हैं, और ई कॉमर्स हो गया कि आप घर बैठे एक फोन उठाया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान ऑर्डर कर रहे हैं और आपके घर पे आ रहा है, पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पे हो रहा है। अब आप कहिएगा कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, भाई प्रोडक्ट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही बुक हुआ ना। ये सारा प्रोसेस जो है ये हो गया आपका क्या, ई कॉमर्स में आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखिए
तो आप जैसे कपड़ा खरीद लेते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लेते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? उसमें फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास आता है। वो कहाँ होता है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सब पे हो जाता है। फिजिकल प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाता है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ सिर्फ सर्विस मिलती है, मतलब आपका खाना पहुंचा रहा है कोई, या आपको कोई सर्विस दे रहा है, मतलब कोई बंदा भेज दिया। जैसे अर्बन क्लैप नाम का एक है, आपको बाल कटाना है तो वो घर पे आपके पहुंच जाएगा। गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में बहुत चल रहा है। तो सर्विस प्रोवाइड भी चीज़ें हो रही है, ये भी ई कॉमर्स में ही आता है। जोमेटो, स्विगी क्या करता है? आपको खाना बना के थोड़ी दे रहा है, वो तो किसी कंपनी, किसी फूड जो कॉर्नर है या कोई होटल है वहां से सामान लिया और आपके घर तक पहुंचा दे, बीच का काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, डिलीवरी का। ये चीज हो गया। पेटीएम है, फोन पे, ये पेमेंट के लिए यूज हो रहा है, इसमें सारा डिजिटली काम हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पेटीएम आपके घर पे आता है कि भैया पैसा दे दो और फिर वो पैसा दूसरे को पहुंचा रहा है, नहीं हो रहा है ना, आपके बैंक से डायरेक्टली भेज रहा है। तो डिजिटल सारा चीज हो रहा है। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है ना ई कॉमर्स में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका रेंज कितना है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है? बहुत बड़ा रेंज है इसका, ठीक है। हर फील्ड में ई कॉमर्स काम कर रहा है। अब देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में आप यूज करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन बैंकिंग में करते हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब ई कॉमर्स का ही तो पार्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप हमसे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, चाहे बाईजू हो गया, अनअकैडमी हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे होंगे। सब क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है, वहां पर भी पैसा दे रहे हैं आप। ऑनलाइन सर्विस में हो गया, जोमेटो हो गया, बुक माई शो हो गया। आप टिकट कटवाना होता है आपको फिल्म का, तो आप कहाँ जाते हैं? लाइन में नहीं लगते, आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। ये सारा कुछ है। ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इनसे कर लेते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर आता है, मतलब बहुत बड़ा रेंज बन गया है। अब चलिए इसके एडवांटेज, फायदा तो है बहुत सारा, 24/7 है। जब मन करे तब फोन उठाइए, चीजें कर लीजिए। ऑर्डर करना होता है आपको, कुछ कुछ जगह पे तो मान लीजिए रेस्टोरेंट बंद रहता है, क्योंकि उसका सिस्टम है कि भाई 30 मिनट में, 10 मिनट में डिलीवरी देना है, तो वो बंद रहता है तो ऑर्डर नहीं लेता। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर भी 1-2 दिन बाद ऑर्डर आपके आने वाला चीज़ है, वहाँ पे तो आपका जब मन करे 24/7 मोबाइल उठाएं, ऐप खोलें, आपको जो चीज़ पसंद आए ऑर्डर कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि सुबह 10 बजे जो दुकान खोलने का टाइम है उस टाइम ही आप कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ग्लोबल है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले क्या था कि आप किसी दुकान पे जाते थे तो अपने घर के आसपास या शहर में जाके करते थे, अब ऐसा तो नहीं है। आप हैं इंडिया के, आप नेपाल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, हर दिन नेपाल ही जा रहे हैं, कभी कभी जाके कर सकते थे। तो एक लिमिटेशन था आपको। लेकिन अब क्या है कि राजस्थान में कोई कंपनी है, उस बिहार वाला प्रोडक्ट वहां से ऑर्डर कर रहा है। तमिलनाडु में कोई कंपनी है, बिहार वाला वहां से, बिहार से ऑर्डर कर देता है, वहां से प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास। तो ग्लोबल ही हो गया ये। आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। कॉस्टिंग थोड़ा कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें अब स्टाफ कम लगते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको हर जगह शॉप खोलना पड़े। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, एक ही जगह कंपनी है, वो ऑनलाइन ऑर्डर ले रही है, तो जरूरी नहीं है आप उसको बिहार भेजना। तो वो मान लो उसका दिल्ली में ऑफिस है, दिल्ली में उसका फैक्ट्री है, तो डायरेक्ट ही वहां से भेज देगा। अब थोड़ी बिहार में फैक्ट्री लगाएगा, नहीं है। तो रेंट कम हो गया, स्टाफ का खर्चा कम हो गया, तो कॉस्टिंग कम हो गई। क्विक कंपेयर कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं? एक ही सामान के आप किसी प्लेटफॉर्म पर देखिए कि 10 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप उसका खोल के देखिए, रिव्यू पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई प्रोडक्ट को फिजिकली हम हाथ से छू के चेक नहीं कर सकते। हो सकता है कभी कभी डिलीवरी डिले हो जाए, कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। आजकल फर्जी वेबसाइट बना के जो आपको फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए 500 रुपये का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट के जैसा दिखने वाला आपको वेबसाइट बना देता है, उस पर लिख देता है, या उसके जैसा नहीं भी दिखने वाला कोई ऐसा बना देता है ऑनलाइन शॉपिंग का, उस पर सेम वही प्रोडक्ट को 50 रुपये में लिस्टिंग कर देता है। आपको अरे भैया 50 रुपये में मिल रहा है, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो आता ही नहीं है, तो ऐसा फ्रॉड हो जाता है। ये सारा चीज़ हो सकता है। पर्सनल टच आपका नहीं होता, किस कंपनी से आपका सामान आ रहा है ये आपको पता नहीं है। जो एक पर्सनल, आप मान लीजिए पड़ोसी वाले दुकानदार से आप लेते हैं, तो एक पर्सनल टच हो जाता है, भैया 2 दिन बाद देंगे पैसा, बोल देते हैं ना, तो वो भी कहता है चलो कोई नहीं, जान पहचान का है, बहुत सामान ले जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा, 2 दिन बाद वाला सिस्टम नहीं है आपके पास, है भी तो वो ईएमआई वाला सिस्टम है पूरा, मतलब कि सिस्टमेटिक है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं चल रही है। तो ये डिसएडवांटेज एक तरीके से हो सकता है। अब इसके बाद ई कॉमर्स फ्रेमवर्क क्या होता है भाई? अब फ्रेमवर्क का मतलब इसका ढांचा कैसे है,
मतलब ये जो पूरा काम करता है, इसके अंदर का सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस करता है, इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे नॉर्मल इन दुकान, जो पहले कॉमर्स वाली चीज़ें थी उसमें नॉर्मल दुकान होता था, वही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुकान में टेबल कुर्सी रैक बना हुआ रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो था। आज के डेट में क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए, मोबाइल ऐप होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोबाइल ऐप नहीं होगा तब कैसे कीजिएगा? पहले था कि दुकान नहीं होगा तो बेचोगे कैसे? कहीं जगह तो होना चाहिए। आज के डेट में हो गया, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो मोबाइल ऐप सबसे ज़रूरी है, वेबसाइट सबसे ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अमेजन ऐप, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है। इस तरीके से सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट लेगा, डिलीवरी ऑर्डर ट्रैक करने वाला सिस्टम चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स का जो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है ये यही कर रहा है, नहीं नहीं, पेमेंट कोई और कंपनी ले रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है, तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसका एक फ्रेमवर्क हो गया, ढांचा हो गया ये, ठीक है। जिसमें कि पेटीएम है, डिलीवरी है, अलग अलग तरीके कुरियर सर्विस वाले इनसे जुड़े हुए हैं, वो आपको सर्विस डिलीवरी पहुंचाते हैं। फिर है प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर। भाई प्रोडक्ट भी तो होगा तभी तो बेचोगे। फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है ये फिजिकल है, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं वो डिजिटल ही है। ई बुक है आजकल की एप्लीकेशन, ऐसा ऐसा आ गया कि उसमें पीडीएफ है, बस आप पे कीजिएगा तो पीडीएफ आपको खुल जाएगा, वो पढ़ सकते हैं आप। ये डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। अब उसके बाद पीपल भी होना चाहिए, मतलब यूजर्स होना चाहिए, खरीदने वाला भी होना चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए, और बीच का जो पहुंचाने वाला है वो भी होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। ढांचा तो यही चीज़ है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो ये सारा चीज़ के साथ साथ पब्लिक पॉलिसी भी होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मैटर है भाई, तो गवर्नमेंट का भी कुछ रूल होगा कि क्या बेच सकते हैं क्या नहीं बेच सकते। क्योंकि देखिए घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आदमी को जो मन करेगा वो ऑर्डर कर लेगा। तो गवर्नमेंट रूल भी तो बनाएगी कि भैया ये चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते हैं आप। पता चले कुछ फालतू फालतू चीज़ ऑर्डर किए जा रहे हैं, अगर बेचने लग जाए, ठीक है, कंपनी कुछ से कुछ उठपटांग चीज़ें जो फिजिकली दुकान खोल के नहीं बेच सकते वो चीज़ बेचने लग जाए, तो आप लोग मानिएगा? ऑर्डर तो कर दीजिएगा। तो गवर्नमेंट रूल बना रखा है कि भाई ये चीज़ ना बेच सकता है ना खरीद सकता है, इसको लिस्टिंग नहीं करने देंगे। कुछ कुछ और पॉलिसी है, जैसे जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई सामान लेते हैं, आपको पसंद नहीं आया तो उसका कोई रिटर्न पॉलिसी भी होगा, गवर्नमेंट भी बोलेगा कि भाई रिटर्न तो, अगर खराब प्रोडक्ट तुम भेज देते हो रिटर्न लेना पड़ेगा। तो ये सारे पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी होता है ये सब चीज़। ये एक तरीके से ढांचा हो जाता है, ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी देखा जाए पूरे जो वीडियो है इसमें अगर सबसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। और अगर आप उल्टा के क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट का देख लीजिए या कहीं से भी कुछ भी टीआरई देख लीजिए या कोई भी एग्जाम का, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछता है। तो अब मेनली जो ई कॉमर्स के टाइप होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या होता है भाई? B2B, नाम सुने होंगे बहुत बार। क्या होता है B2B? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि जो आदमी खरीद रहा है और जो आदमी बेच रहा है दोनों एक तरीके से बिजनेस चला रहा है। नॉर्मली क्या है, आप एक यूजर है, ठीक है, आप कहीं से सामान ले रहे हैं तो सामान को लेके आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस क्या करता है, सामान को यूज नहीं करता। अगर मान लीजिए वो टूथपेस्ट ले रहा है तो उसको यूज नहीं करेगा, वो उसको फिर से सेल करेगा। इस तरीके का जो सिस्टम है वो कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। मान लीजिए पहले क्या था, अगर नॉर्मल शॉपिंग वाला चीज हो जाए, ई कॉमर्स को हटा दिया जाए, तो कंपनी से माल आता था। मान लीजिए कंपनी मतलब कि फैक्ट्री से, वो जाता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, फिर दुकानदार के पास, दुकानदार जो रिटेलर तक होता था। ये सब बिजनेस ही था एक तरीके से। इसके बाद उस रिटेलर से आप खरीदते थे तो आप हो जाते थे कस्टमर, कंज्यूमर। लेकिन फैक्ट्री से लेकर वो जो दुकानदार था जिसके दुकान से आप सामान ले, वहां तक का जो जितना भी आदमी बीच में इन्वॉल्व था सब था बिजनेस एक तरीके से। आज के डेट में ई कॉमर्स में भी यही चीज है। मान लीजिए फैक्ट्री से सामान निकला तो क्या हुआ, एक फैक्ट्री एक बिजनेस हो गया। अब उसके बाद क्या है कि बीच में कोई और बिजनेस वाला है जो उसको कंपनी से या फैक्ट्री से कुछ रेट में खरीदा और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया या लेबलिंग कर दिया, और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली यूजर को बेचने के लिए प्रोडक्ट रखा। वो यूज नहीं किया, वो और आगे सेल कर रहा है। ऐसा जो प्रोसेस होता है बिजनेस से, मतलब कि किसी कंपनी से कोई कंपनी ही सामान खरीद रहा है, ठीक है, और उसको यूज नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली फिर सेल करेगा। तो ऐसा जो सिस्टम है इसको बोला जाता है B2B, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आप इंडिया मार्ट का नाम सुने होंगे।
इंडिया मार्ट पे आप देखे होंगे कि एक दो प्रोडक्ट नहीं बिकता, वहाँ बल्क में प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है, अगर आप अभी कोई चीज़ लेने जाइए, यूजर बेस पे वहाँ पे चीज़ें नहीं होती, वहाँ कंपनी टू कंपनी डील करती है। कंपनी टू कंपनी ऐसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला है, वो वहाँ पे अपना लिस्टिंग किया कि भाई 500 मिनिमम ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें कौन लेगा, वो जो होलसेलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो वहाँ से सामान खरीदता है, सस्ता में मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे जो वेबसाइट है वो B2B काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं सेल करता। कस्टमर कितना लेगा, एक दो पीस लेगा, कंपनी कितना लेगा, बल्क में लेगा। तो ये वाला चीज जो है ये हो जाता है आपका B2B वाला सीन। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं B2C। अब वही चीज कि मान लीजिए आप किसी किराने दुकान से सामान खरीद रहे हैं। किराना दुकान क्या है, एक बिजनेस है, और आप क्या है, कंज्यूमर है। तो ये जो प्रोसेस है कि डायरेक्टली उसे सामान खरीद के आप सेल नहीं करना, आपको उस सामान को यूज करना है। आसान शब्दों में समझे तो अगर आप सामान यूज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर बन गए, कंज्यूम कर रहे हैं उस सामान को। बिजनेस कंज्यूम नहीं करता है, बिजनेस क्या करता है, उस सामान फिर से रीसेल कर देता है। तो जैसे आप कंज्यूम करने लग गए तो आप कंज्यूमर बन गए। अब ये जो प्रोसेस है कहीं से सामान खरीद के कंज्यूम करना, कंज्यूमर बनना, ये प्रोसेस होता है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। मतलब कि आप अमेजन से सामान खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो ये B2C वाला मामला है। ठीक है, मेसो से सामान खरीदते हैं, कपड़ा पहन के एकदम फोटो खिंचाते हैं, क्या हो गया, B2C हो गया। अब है कुछ C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये क्या काम करता है भैया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे होगा, टूथपेस्ट खरीद के यूज भी करेंगे और बेच भी देंगे, नहीं नहीं, ऐसा वाला सीन नहीं है। C2C का मतलब है कि दोनों तरफ कंज्यूमर ही है, दोनों तरफ कंज्यूमर है, कंपनी नहीं है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है OLX। OLX क्या है, एक तरीके से वहां पे चीजें मिल जाती है, आपको सेकंड हैंड चीजें मिल जाती है। अब इसमें कौन है, जो बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर था, वो कंज्यूम किया है उस सामान को, या कंज्यूम, और आप जो खरीदने वाले हैं वो भी कंज्यूमर है एक तरीके से, आप उससे सामान लेके फिर कंज्यूम कीजिएगा। तो ये हो गया आपका C2C। वहाँ पे कोई सर्विस देने वाला, आपको नौकरानी की ज़रूरत है, या आपको मान लीजिए कोई कारपेंटर की ज़रूरत है, तो सामने वाला भी एक तरीके से कंज्यूमर है, अपना सर्विस दे रहा है, कंपनी नहीं है वो, और आप भी जो है कंज्यूमर है। तो ये जो प्रोसेस है, इसका एग्जाम्पल OLX हो गया, क्विकर हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस आजकल चल रहा है, ये सारा कुछ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर डील हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है C2B। अब कहिएगा भाई कंज्यूमर बिजनेस को कैसे देगा, कंज्यूमर से बिजनेस कैसे सामान लेगा, लेता है भाई, लेता है। फ्रीलांसर का नाम सुने, आजकल फ्रीलांसिंग बहुत चलता है। फ्रीलांसिंग मतलब कि आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, आप खुद के मालिक हैं, आप घर पे बैठे रहिए। आपको अगर आप मान लीजिए वेबसाइट बनाते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई भी काम ऐसा करते हैं, तो आपको क्या होगा, कंपनी मान लीजिए कोई कंपनी है, हम IT फील्ड से हैं, हम IT की बात करते हैं, समझ के देखिए। हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, हमको वेबसाइट बनाना आता है। ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड होगा उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आता होगा, बैनर पोस्टर अच्छा बनाता होगा। अब क्या करें, हम लोग फ्रीलांसर है एक तरीके से, मान लीजिए सामने वाला कंपनी क्या है कि वो कंपनी है, उसके पास और भी इंप्लॉय होंगे या जो भी है, उसके पास काम ज़्यादा आ गया। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है उससे नहीं हो रहा था, तो बेटर है कि एक एम्प्लॉय हायर करने से अच्छा है कि हम किसी फ्रीलांसर से काम करवा लें। तो वो क्या करेगा, हम जैसे लोगों को बोलेगा कि भैया ये वेबसाइट है, ये बनवाना है। हम बोले कोई बात नहीं, बना देंगे। तो हम तो हो गए नॉर्मल एक सिंगल पर्सन, हम बिजनेस नहीं है, हम क्या किए, एक काम किए और किसी कंपनी को सेल कर दिए। तो ये हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, अब इसका अभी देखिए फ्रीलांसर तो हो ही गया, साथ साथ किसी का ऐड बना रहे हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, यूट्यूबर को देते हैं कि भैया मेरा प्रमोशन कर दो। ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, क्योंकि हम उसके लिए पैसा दे रहे हैं। मतलब बिजनेस हमको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा वाला जो सीन होता है ये C2B होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। अब चलिए मीडिया कन्वर्जेंस। ठीक है, मीडिया संगम या मीडिया कन्वर्जेंस। अब ये क्या होता है, सामान तो बेचना ठीक है, ई-कॉमर्स बढ़िया चल रहा है, लेकिन ई-कॉमर्स को प्रमोट भी तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया ऐसे ही मार्केट में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई ये भी आया है ऐप, इस पे ये चीज़ चल रहा है। कैसे पता चलेगा, तो मीडिया कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ये कैसे होता है, टीवी पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, न्यूज़पेपर में हम अलग अलग तरीके के ऐड देते हैं। आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट का
सेल चलता है, मेसो का सेल चलता है, अमेजन का सेल चलता है, ये सब कहाँ आता है? टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है। ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, उससे उनका सेल जनरेट होता है, ये सारा मीडिया कन्वर्जेंस में आता है, ठीक है। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है? ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ता है, मतलब सबके दिमाग में आता है अच्छा ये भी कंपनी है। अब सब जगह बैनर पोस्टर तो लगा नहीं सकते, कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है, तो ये क्या करते हैं, पेपर में देते हैं, न्यूज में दिखा देते हैं या टीवी पे दिखाते हैं। टीवी का मतलब कि पूरा इंडिया में एक साथ दिख जाना, तो कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, हर कस्टमर तक लगभग पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेनिफिट्स में आ जाती है। अब एटोनॉमी ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अब सारी चीज तो हम ज्ञान दे दिए, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है भाई, काम कैसे करता है, ये जो वेबसाइट होता है, ई कॉमर्स वाला एप्लीकेशन होता है, कैसे काम करता है? तो अब देखिए कैसे काम करता है। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोलते ही आपको जो ग्रीन कलर का वो दिखता है, वहाँ 4-5 फोटो दिखते हैं, सारा कुछ दिखता है, वो होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं। ये होता है क्या? यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो होम पेज है आपका, यूजर इंटरफेस दिखा, वहाँ आपको एक मोबाइल दिखा, मोबाइल का फोटो दिखा। अब उसका मोबाइल का पूरा डिटेल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ मोबाइल का फोटो है, वहाँ पे नीचे नाम है, आपको अच्छा लगा, या एक प्राइस भी दे देता है कि 12,000 10,000 में मोबाइल है। आपको लगा यार देखने में अच्छा है, इसका पूरा डिटेल देखे, इसमें कितना जीबी रैम है, क्या है, नहीं है, कैमरा कितना है। तब क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक कैटलॉग खुल जाता है, मतलब कि उसका पूरा जन्म कुंडली निकल जाता है कि क्या मॉडल है, क्या कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, कितना रैम है, कितना इसमें कैमरा है, क्या क्या चीज़ सपोर्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। ये पूरा क्या हो गया आपका, ये कैटलॉग मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और फिल्टरेशन आप लगा सकते हैं, वो वाला चीज़ भी इसी में आ जाता है, कैटलॉग मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब है शॉपिंग कार्ट, अब आपको वो चीज़ पसंद आ गया, वहाँ से ऐड टू कार्ट का बटन है, वो आप दबाइएगा तो ये क्या हो जाता है, कार्ट वाले सिस्टम में चला जाता है, ये शॉपिंग कार्ट कहलाता है। वहाँ लिस्ट आ जाता है कि ये प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट था, ये आप खरीद सकते हैं, और उसको आप साइड में हम जमा करके रख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वहाँ पे बोलता है कि भाई अब तुम अपना एड्रेस डालो, सारा शिपिंग इन्फो डालो, कहाँ पे भेजना है, क्या करना है, वो होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि भैया पैसा दो, तो ये पेमेंट गेटवे वाला काम हो जाता है, ठीक है। पेमेंट गेटवे होते ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर प्रोसेस क्या शुरू होता है, लॉजिस्टिक का, मतलब डिलीवरी कौन करेगा। तो ये वाला इंटरनल प्रोसेस है कि आपका प्रोडक्ट किसको असाइन हुआ, ई कार्ट है, ब्लू डार्ट है, ऐसे का कुरियर सर्विस को असाइन हुआ कि फलाने आदमी बाबू ने हमारे पास ऑर्डर किया है मोबाइल का, इस भाई साहब को पहुंचाना है, गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट देंगे, टाइम से पहले इतना तारीख को गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उससे पहले आपको पहुंचाना है। तो ये कौन प्रोसेस लेता है, लॉजिस्टिक वाला लेता है। इसके बाद जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया, उसके बाद आप प्रोडक्ट खोलें, अच्छा लगा तो उसमें आप फिर रिव्यू दीजिएगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, गर्लफ्रेंड खुश हो गई। प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो वो गाली दे के भी निकलिएगा। तो ये जो काम होता है ये CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। तो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स। अब देखिए टॉपिक नंबर 1 जो था, सारा क्वेश्चन लगभग उसी से आ जाता है। अब टॉपिक 2 से लेकर 9 तक बहुत शॉर्ट में हम समझा दिए हैं, तो ये सिर्फ समझने के लिए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ दे तो अलग बात है, बाकी इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत हर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, इसको इग्नोर ही किया जाता है। मेन B2C B2B इन सब से रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती है, फिर भी हम समझा देते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स, इसमें एक टर्म आता है आई वे। जैसे हाईवे होता है वैसे आई वे। हाईवे का मतलब इंफॉर्मेशन हाईवे। अब ये क्या होता है भाई, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम जहां से इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेटा, ऑडियो हो, वीडियो हो, मैसेज हो, एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे रोड पे गाड़ी चलता है, वैसे हाईवे पे क्या चलता है, हाईवे पे क्या चलता है, गाड़ी चलता है, हाईवे पे क्या चलता है, डेटा चलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ शेयर हो रहा है, बिजनेस से का इंफॉर्मेशन, कस्टमर का, ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारा कुछ एक दूसरे से शेयर हो रहा है। अब आप कहिएगा इसमें ई कॉमर्स में क्या जरूरत है भाई, जरूरत है भाई। अभी तक हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रोडक्ट की। कौन सा फिजिकल प्रोडक्ट, आप कपड़ा मंगा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजन से। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि हम क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसका भाई, नेटफ्लिक्स का। तो वो तो आपको फिजिकल चीज आपके घर पे तो छोड़ के नहीं जाता, एक ऐप
में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वहाँ पे आप पैसा देते हैं तो वो क्या करता है 1 साल का या 1 महीने का आपको वैलिडिटी दे देता है। वहाँ पर ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, जब भी वो मूवी अपलोड करता है तो वो आपके तक पहुँच रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें चल रही है, ई कॉमर्स वेबसाइट है वो, क्योंकि पैसा ले रहा है भाई, आपको सर्विस दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये हाईवे के थ्रू हो रहा है, हाई स्पीड में डेटा ट्रैवल कर रहा है, ये काम होता है हाईवे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्या क्या घटक हैं, कंपोनेंट है। नेटवर्क प्रोवाइडर होना चाहिए, बिना नेटवर्क के कैसे यूज करोगे आप, इंटरनेट पे सारा कुछ है। तब नेटवर्क किस किस का कंपनी का हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, BSNL हो सकता है। ठीक है, एक्सेस इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका नेटवर्क है उसको एक्सेस करने के लिए मॉडेम, राउटर, ये सब चीज़ होना चाहिए अगर आप नेट से कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई लगा रहे हैं। लोकल और ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट हो जाता है। सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अमेजन वेब सर्विस है, AWS है ना, जो कि सर्विस देता है, क्या सर्वर का देता है हमको। अगर अभी हमको वेबसाइट होस्टिंग करना हो, AWS पे जाएंगे, गूगल क्लाउड पे जाएंगे, ये सारा चीज़ जो है हाईवे का कंपोनेंट हो जाता है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए ई कॉमर्स पे वीडियो अपलोड कर रहा है तो कोई एक जगह तो होगा जहाँ पे क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग, हाँ, सर्विस प्रोवाइडर पे। तो ये सारा कुछ क्या है कि हाईवे का कंपोनेंट कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट फोर्स इन्फ्लुएंस द हाईवे। हाईवे में कंपटीशन, मान लीजिए हजारों कंपनी है, तो इसमें मार्केट फोर्स भी तो करना पड़ेगा। ई कॉमर्स में हाईवे पे बहुत सारे मार्केट फोर्स का असर पड़ता है। कैसे पड़ता है, इनका मेन रोल होता है डिसाइड करना कि नेटवर्क का ग्रोथ, स्पीड और यूज कितना बढ़ेगा। आप जितना अच्छा सर्विस दीजिएगा उतना आपका मार्केट में ग्रोथ होगा। तो ये जो इन्फ्लुएंस वाला चीज होता है, मतलब कि आप लोगों के दिमाग में कैसे बैठ रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो हाईवे का क्या असर पड़ता है, इसको आप समझते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, पहले 3G था, 2G था पहले, 2G के बाद 3G आया, 4G आया, 5G आया। अब आज के डेट में कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर 2G पे काम करे, 3G पे करे, आप लीजिएगा उसका, नहीं लीजिएगा। तो आपको टेक्नोलॉजी हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अब बिजनेस सिर्फ लोकल तो है नहीं, ग्लोबल लेवल पे, तो आपको फास्ट नेटवर्क चाहिए। तो ये कैसे होगा, जब तक कि आपका पूरा सिस्टम जो नेटवर्किंग वाला है, हाईवे वाला जो प्रोसेस है, फुल स्पीड में काम नहीं करे, अच्छा सर्विस नहीं लीजिएगा, अच्छा नेट का कनेक्शन नहीं लीजिएगा, तो कैसे काम करेगा आपका। कंपटीशन, हर कंपनी अपना नेटवर्क फास्ट और रिलायबल बनाना चाहता है, बिल्कुल चाहता है। वहाँ पे आपको नेटवर्क अच्छा वाला चाहिए ही होगा। डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, लोगों को इंस्टेंट इन्फो चाहिए होता है, तो वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, ऑनलाइन क्लास है, OTT ऐप है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी है कि सारा रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। ये मेन मार्केट, अगर मान लीजिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या ब्लॉक कर देता है गवर्नमेंट। तो ये सारा चीज हाईवे में यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। नेटवर्क एक्सेस इक्विपमेंट, कौन कौन सा उपकरण चाहिए जिससे कि हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। मॉडेम चाहिए, पहले मॉडेम चलता था, ब्रॉडबैंड जब लगाते थे, BSNL ये सब का तार वाला, वहाँ पे मॉडेम चलता था। ठीक है, मॉडेम अभी भी होगा मेरे पास शायद, एयरसेल का मॉडेम चलता था, उसमें क्या करते, सिम घुसेड़ देते थे। ठीक है, और वहाँ पे उस सिम से एक तरीके से आप नेट कनेक्ट कर लेते थे, वो मॉडेम होता था। ब्रॉडबैंड वाला एक मॉडेम होता था अलग। अब राउटर वाला है, नेटवर्क के अंदर डेटा को राइट पाथ पे भेजने का काम वाईफाई राउटर करता है। स्विच, मल्टीपल डिवाइस को एक लोकल नेटवर्क में कनेक्ट, जैसे लैन केबल वाला जो होता है उसमें मल्टीपल कंप्यूटर जुड़ता है, तो वहाँ पे स्विच का यूज होता है। गेटवे, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इंटरनेट गेटवे इन कंपनी में। ठीक है, उसके बाद होता है सर्वर, डेटा स्टोर और प्रोसेस करता है, जैसे वेब सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया। फिर है हब, बेसिक कनेक्शन डिवाइस को मल्टीपल पीसी से, ये ओल्ड लैन हब में यूज होता था। ठीक है, अब है ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वैश्विक सूचना वितरण नेटवर्क। ये क्या होता है भाई, ये वो ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेटवर्क है जहां दुनिया भर का कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर डेटा शेयर करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द बिगेस्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट से बड़ा क्या है, कुछ नहीं है भैया, वही तो पूरा दुनिया को एक साथ जोड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं तीसरा टॉपिक पे, इंटरनेट एज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ फुल फॉर्म है वो जान लीजिए। NSFNET आर्किटेक्चर, ये क्या होता है, इंटरनेट का बैकबोन।
फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क वॉज द मेन बैकबोन ऑफ द अर्ली इंटरनेट इन द यूएसए। जब शुरुआती दौर में इंटरनेट आया था तो ये मेन बैकबोन था इसका, ठीक है। इट कनेक्टेड यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर एंड नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। इट वर्क एज अ हाई स्पीड डेटा हाईवे अलाउइंग इंफॉर्मेशन टू फ्लो बिटवीन स्मॉलर लोकल नेटवर्क के लिए काम आता था। ये शुरुआती दौर का चीज है, अभी का नहीं है, ठीक है। और एक लोकल एरिया में ये चीजें करता था। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, एनएसएफ एनईटी आर्किटेक्चर। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, टीसीपी आईपी पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले कंप्यूटर नेटवर्क्स में, फिर भी देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये डिपेंड क्या करता है, डिफाइन करता है कि हाउ डेटा ट्रैवल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे कैसे डेटा ट्रैवल करेगा। और हिंदी में समझे तो ये इंटरनेट का ट्रैफिक रूल सिस्टम है कि डेटा पैकेट को राउट करने का काम करता है। कि जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, कि इधर भीड़ ज़्यादा है, इधर ऐसे निकलो करता है, वैसे ये क्या करता है, वही डेटा को भीड़ ज़्यादा है इधर उधर पास करवाता है। आईएसपी मान लीजिए भेज तो रहा है, लेकिन कोई प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका नाम होता है आईएसपी का। ये कंपनी होता है डेट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हो गया। डोमेन नेम, अब ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ द वेबसाइट, जैसे अमेजन.com है, फ्लिपकार्ट.com है, जैसे हम अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिए lksir.com हो सकते हैं, तो ये डोमेन नेम होना चाहिए, कि एड्रेस तो होना चाहिए भैया। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब इंटरनेट गवर्नेंस, कौन चलाता है इंटरनेट? देखिए, इंटरनेट किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं है या एक पर्सनल कंपनी का नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब क्या क्या है इसमें? इंटरनेट सोसाइटी, ISOC, ये क्या करता है? प्रमोट ओपन इंटरनेट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके बाद नाम आता है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर्स। ये क्या करता है? डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को मैनेज करता है। अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डोमेन नेम को मैनेज करेगा। पता चले कि हम गए lksir.com लेने और पहले से कोई खरीद के बैठा है, ठीक है, नाम मेरा है, जरूरी थोड़ी कि lksir एक ही होगा दुनिया में, और भी हो सकता है। वो पहले खरीद लिया तो उसके नाम से रजिस्ट्री होगा। जैसे आप जमीन लेते हो, रजिस्ट्री तो करवाते हैं ना, वैसे डोमेन नाम का भी रजिस्ट्री हो रहा है। तो वो कौन हैंडल करता है? उसका लेखा जोखा कहाँ रहता है? जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में आपका पूरा डिटेल रहता है आपके जमीन का, कि कौन खरीदा कौन बेचा, वैसे यहाँ पे आपका रहता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर पे क्या रहता है? आपके डोमेन नाम का जन्म कुंडली रहता है। अब फिर है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये हैंडल क्या करता है? टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल को करता है। अब और आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट फॉर ई कॉमर्स। भाई इंटरनेट का ई कॉमर्स में क्या एडवांटेज है? बिल्कुल अच्छा एडवांटेज है भैया, बिना इंटरनेट के कैसे ई कॉमर्स चलेगा? ग्लोबल रीच मिलता है, बिजनेस कैन रीच कस्टमर वर्ल्ड वाइड, 24/7 अवेलेबल आप रहते हैं, ऑनलाइन स्टोर 24/7 खुला हुआ रहता है। कॉस्टिंग कम है, लो कॉस्ट होता है, फिजिकल शॉप से कम खर्चा बैठता है। 600 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया मंथली पे आप पूरा महीना नेट दबा के चलाते हैं। अगर आप वाईफाई लगाते हैं, कितना का आता है जियो फाइबर, ये सब 699, 799 में अच्छा खासा स्पीड दबा के चलाते हैं। आप मोबाइल से चला रहे होंगे तो कितना का खर्चा आता होगा? मुश्किल से 300 रुपये में महीना आपका निकलता है, 250-300 रुपये में निकल जाता है। तो कॉस्टिंग बची है। अगर यही चीज़ आप दुकान खोल के बैठिएगा, आपके फ़ोन में ही तो आपका दुकान है, अगर यही चीज़ दुकान खोल के बैठिएगा 3000, 4000, 5000 मिनिमम आपको रेंट देना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ बच जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन है, पेमेंट तुरंत आप चेक कर लेते हैं, ऑर्डर तुरंत चेक कर लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन को बताने का। अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट भेजें, वहाँ पे वो कस्टमर को दिया और वहाँ पे क्या कर दिया, देते ही वहाँ पे ऐसे टिक मार दिया कि डिलीवर हो गया, तो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। नहीं तो पहले क्या था कि आप प्रोडक्ट भेजते थे, अगर सपोज मान लीजिए ऑफलाइन वाला सीन है, ये वाला सीन नहीं था ऑनलाइन वाला, आप मान लीजिए कुरियर किए हैं कोई सामान, तो आपको कंफर्मेशन कैसे मिलता था? आपको कंफर्मेशन तब मिलता था जब आप जहाँ से कुरियर किए हैं उसके पास जाते थे और उसको बोलते थे भैया ये कुरियर किए थे, बताओ पहुँचा कि नहीं, ऐसे होता था ना।
आप इजीली डेटा को ट्रैक कर सकते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, डेटा पसंद आया कि नहीं आया, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो पसंद, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल गया। चौथा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फायरवॉल। इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन कम पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी इशू, क्लाइंट्स और सर्वर के बीच सुरक्षा समस्याएं जो होती हैं, जैसे ई कॉमर्स, इन ई कॉमर्स डेटा ट्रैवल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर वेबसाइट, सिक्योरिटी इशू अराइज व्हेन हैकर्स ट्राई टू स्टील, मॉडिफाई और मिसयूज द डेटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और वहां पे क्या करते हैं आप, अमेजन सर्वर पे अगर बीच में आपका क्या करता है हैकर, आपका कार्ड नंबर, आप क्या कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हो या आपका डेबिट कार्ड हो, वहां से पेमेंट कर दिए। अब हैकर क्या किया, बीच में आपका कार्ड नंबर उड़ा लिया। आजकल ऐसे सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गया, ओटीपी ये सब बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फिर भी आपका डेटा तो लीक हो गया। तो ये वाला इशू है भाई। अब इसके लिए क्या, यहाँ पे पहले देखते हैं कि और क्या क्या इशू है। जैसे वायरस हो गया, विलेसियस प्रोग्राम आपका सिस्टम खराब कर सकता है। जैसे कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया जो कि आपका हैंग करवा दिया पीसी को। फिशिंग हो सकता है, फेक वेबसाइट बन सकता है, ठीक है, फेक ईमेल आ सकता है आपके पास और कहेगा लिंक पे क्लिक करो। स्पूफिंग हो सकता है कि मतलब स्पूफिंग का मतलब क्या, कि वो बोलेगा कि हम फ्लिपकार्ट ही हैं, मिलता जुलता एकदम सेम टू सेम बना के दे दिया वेबसाइट, और आपको लगेगा मेल भी वैसे ही कर दिया एकदम मिलता जुलता, आपको लगेगा हाँ सही है फ्लिपकार्ट से मेल आया है, और वहाँ बटन दबाइएगा पता चले किसी और के पास चीज़ें जा रहा है। हैकिंग हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है, आपका आईडी हैक कर सकता है, आपका क्या बोलते हैं कार्ड का इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये सारा चीज़ हो सकता है। अब देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको मैसेज आता है क्लिक हेयर टू विन 10,000 एंड इट आस्क फॉर योर बैंक इन्फो, आपसे बैंक इन्फो मांगा और 10,000 आप लिख रहा है कि 10,000 जीतेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। ये फिशिंग है, स्पूफिंग है, ठीक है, इस तरीके का मैसेज। अब आता फायरवेल या फायरवॉल। ये क्या करता है, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी वेरियर बिटवीन इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। एक्सटर्नल नेटवर्क क्या हो गया भैया, इंटरनेट। इंटरनल क्या हो गया, आपका पीसी, आपका सिस्टम, आपका मोबाइल। इन दोनों के बीच में ये एकदम लाठी लेके खड़ा है। इसको जैसे लगा कि वहां से जो रिक्वेस्ट जो आ रहा है, ट्रैफिक जो आ रहा है, ये कुछ गलत तरीके का है, ये सही नहीं है, तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सस्पिशियस एक्टिविटी को, ठीक है। जैसे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होता है, कोई आदमी 4 बार इधर से उधर गाड़ी घुमा लिया तो पूछता है कहाँ जा रहा है, पूछता है ना, वैसे ये देखता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सस्पिशियस लगा, इसको रोको, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम हैकर, मॉनिटर डेटा पैकेट, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस को करता है। अब टाइप क्या क्या हो सकते हैं, पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो सकता है, प्रॉक्सी फायरवॉल हो सकता है और स्टेटफुल फायरवॉल हो सकता है। अब इसका क्या क्या है, चेक, पॉकेट फिल्टरिंग में क्या होता है, चेक करता है ईच डेटा पॉकेट बाय आईपी एंड पोर्ट नंबर। प्रॉक्सी फायरवॉल में क्या होगा, वर्क एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, ठीक है, इसका देसी एग्जांपल भी समझेंगे। और फिर ये स्टेटफुल क्या होता है, मॉनिटर एक्टिव कनेक्शन एंड पॉकेट स्टेट। अब देसी लैंग्वेज में समझे तो जैसे पॉकेट फिल्टरिंग है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ आईडी चेक करता है और अंदर क्या है क्या नहीं ये नहीं देखता, आईडी चेक कर लिया हाँ आईडी ठीक है, तो वैसे ये क्या करता है, आईपी चेक करता है, अच्छा आईपी मैच कर रहा है, कोई बात नहीं आगे जाने दो। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करता है कि जैसे तुम किसी मिडिल मैन से बात करते हो डायरेक्टली नहीं, वो प्रॉक्सी है, मतलब कि जैसे हम किसी कंपनी से या किसी लड़की से बात करना चाहते हैं, या तुम किसी लड़की से बात करना चाहते हो, तुम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हो, बीच से तुम्हारा एक और दोस्त है जो उसका भी दोस्त है, उस मिडिल मैन से तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहा है। तो ऐसा जो चीज है ये बोलता है प्रॉक्सी फायरवॉल, कि उसको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि क्या बात हो रहा है, ठीक है। अब वो फिल्ट्रेशन होकर भी चीजें जा सकती है कि एक आदमी तुम है, एक बीच में तुम्हारा दोस्त है और इसी का दोस्त यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। अब ये तुम इससे बात किया, ये इससे बात, मिडिल मैन से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला तरीके का प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, कि इसको डायरेक्टली ना इसका शकल दिख रहा है ना इसको डायरेक्टली इसका शकल दिख रहा है, बीच में ये कहानी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बैरियर लगा देते हैं कि डायरेक्टली कनेक्शन ना बिड़ के कोई बीच वाला आदमी है जो दोनों तरफ हैंडल कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। अब स्टेटफुल में क्या होता है, जैसे गार्ड याद रखता है ये बंदा पहले अंदर गया था, फिर इजिली एंट्री देता है। मान लिया जाए कि मान लो हम 1-2 बार किसी ऑफिस में जा चुके हैं,
तो गार्ड शक्ल से पहचान लिया ना भाई कि ये अपना ही आदमी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जाने आने देता है। तो वैसे चीज जो होता है वो स्टेटफुल होता है कि वहां पे स्टेट मैनेज करता है कि ये बंदा पहले से मेरा नोन है एक तरीके से। अब डेटा एंड मैसेज सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे डेटा सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा ड्यूरिंग ट्रांसफर यूजिंग इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप कोई मैसेज या कोई डेटा है ई कॉमर्स पे भेज रहे हैं, मान लिया जाए आप एक वेबसाइट है या कोई चीज मैसेज ही भेज रहे हैं, पेड वाला ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे डेटा इनक्रिप्ट होके जा रहा है। दिस इज बात समझे, कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, ठीक है, वो मैसेज डायरेक्टली अगर कोई देखेगा तो समझ नहीं आएगा। जैसे हेलो भेज रहे हैं तो JGNNQ हो गया वो, अब इसको कौन समझेगा, इसका एक पैटर्न होगा कि किस पैटर्न पे इसको फिर हमको डिक्रिप्ट करना है, वही समझ सकता है। वो पैटर्न किसको पता है, सामने वाला जो रियल में जिसके पास जाना चाहिए उसके पास वो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वो डिक्रिप्ट कर लेगा तो उसको समझ आ जाएगा। इस तरीके का चीज डेटा एंड मैसेज सिक्योरिटी में होता है। अब ईमेल सिक्योरिटी क्या होता है भाई, PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी, इनक्रिप्ट एंड साइन ईमेल फॉर प्राइवेसी, जैसे मैसेज को लॉक करके भेजना और सिग्नेचर लगाना ताकि कोई बीच में बदल ना सके। फिर होता है SMS या MIME सिक्योर या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर सिक्योर ईमेल होता है। जैसे ऑफिशियल मेल में सील और स्टाम्प दोनों लगती है, उस तरीके का चीज ईमेल सिक्योरिटी में यूज होता है। पांचवा है ई कॉमर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। ये क्या है भाई, द WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये सिस्टम इंटरलिंक डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट क्या है, वेब ब्राउजर, चाहे वो क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, कुछ भी हो सकता है। वेब सर्वर, जहां आपका जो सामान पड़ा हुआ है वो है, और डिलीवर वेब पेज। वेब सर्वर क्या हो गया कि एक स्टोर है, एक तरीके से दुकान, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, और वेब ब्राउजर क्या है कि यहाँ से सामान उठा के आपको दिखा रहा है। ये जहाँ सामान पड़ा है ये है वेब सर्वर, और जो ब्राउजर है जहाँ आप उसको देख रहे हैं वो है ब्राउजर, ठीक है। अब URL है, अब URL क्या हो गया कि मान लीजिए ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे और भी लोगों का सामान है, ठीक है, सर्वर पे, तो कैसे एक्सेस करेगा, तो कोई एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस क्या है, मान लीजिए www.falana.com, वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर होता है HTTP और HTTPS, ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब कि डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस प्रोटोकॉल से हो रहा है, किस रूल रेगुलेशन के तहत हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। एस लगा हुआ वेबसाइट को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं चीज़ों को करने के लिए, जिस पे एस नहीं है उस पर थोड़ा डाउटफुल रहता है कि यहाँ पे डेटा लीक हो सकता है, ठीक है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स, ये तो हम पहले ही बता दिए, यूजर इंटरफेस होगा, मिडिल, फिर भी एक बार समझा देते हैं। जैसे यूजर इंटरफेस में क्या होगा, वेबसाइट हो गया, आपका ऐप हो गया। एप्लीकेशन लेयर पे क्या, लॉजिक पे क्या होगा, मिडिल, जैसे मैनेज ऑर्डर हो गया, कार्ट हो गया, पेमेंट हो गया। डेटाबेस क्या होगा, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर किया हुआ है, बैकएंड वाला, ये सारा कुछ। अब इसके बाद आता है वेब सिक्योरिटी इशू, SSL है, HTTPS है, डिजिटल सर्टिफिकेट है। SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब आप कहिएगा कि भाई सब तो कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला चीज है, ये ई कॉमर्स में कैसे, भैया जहां पर भी पैसे की बात होगी ना इंटरनेट पे, तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक भी चीज मिस हुआ तो पैसा इधर से उधर कोई लूट के भाग जाएगा। तो ये सारा चीज ई कॉमर्स में है लेकिन पूछा नहीं जाता है, लेकिन टॉपिक था तो हम ऐसे बता रहे हैं। जिनके पास टाइम नहीं है वो निकल भी सकते हैं चुपके से। सिर्फ B2B B2C तक रहिएगा, वहां तक भी आपका काम हो जाएगा। ये तो भाई साहब पता नहीं क्या कितना उसको जोर था इस टॉपिक पे कि इतना वो परेशान थे, इसलिए हम सारे टॉपिक को डील कर रहे हैं और फटाफट निकल जाएगा। अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ, 4-5 स्लाइड में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए SSL क्या होता है, इनक्रिप्ट डेटा बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, जैसे कुरियर पॉकेट को लॉक करके भेजना। HTTPS क्या होता है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, जैसे लॉक सिंबल आपको दिखता होगा वेबसाइट के बगल में, यहाँ पे हरा कलर का दिखता है, सेफ इन्फॉर्मेशन बताता है कि ये सेफ है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होगा, कंफर्म वेबसाइट ऑथेंटिसिटी, जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होता है वैसे वेबसाइट का सर्टिफिकेट एक होता है, ठीक है।
अब है वेब टेक्नोलॉजी यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे HTML हो गया, वेब पेज जो फ्रंट एंड आपको दिखता है उसके लिए, प्रोडक्ट लिस्ट ये सब बनाना। अब CSS क्या होता है, स्टाइलिंग करना कि एकदम चमकता। वेब पेज तो सिर्फ एक खांचा दे देता है, जैसे आपके बॉडी का ढांचा कैसे बनता है, हड्डी से बनता है, हड्डी है किसी वेबसाइट का HTML, लेकिन उसके ऊपर जो मांस लगता है वो है आपका CSS। सिंपल बात समझिए। उसके बाद जो जावा स्क्रिप्ट है ये है कि आप जो चल रहे हैं, मान लीजिए आपका पुतला बना दिया, हड्डी दे दिया, मांस दे दिया, अब उसमें जान ही नहीं है, चलेगा नहीं। चलने का जो काम करता है वो जावा स्क्रिप्ट करवाता है, ठीक है, डायनेमिक एक्शन करवाता है। बटन पे क्लिक किए तो खटाक से दूसरे पेज पे चला गया, ऐड टू कार्ट हो गया, ये जावा स्क्रिप्ट करता है। फिर उसके बाद आता है CGI PHP Node.js, ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग होता है। ये कहता है कि मान लीजिए आप यहाँ से एक बटन क्लिक किए, ऐड टू कार्ट में गया, तो दिख तो रहा है कि आपको ऐड टू कार्ट में, लेकिन कुछ ऐसा चीज भी तो हुआ होगा कि जो कि इंटरनल जाके कहीं पे स्टोर किया होगा कि भाई ये आदमी जो है ना ये ऐड टू कार्ट किया। अब ऐड टू कार्ट के बाद क्या करते हैं, आप एड्रेस डालते हैं और पेमेंट करते हैं और बटन दबाते हैं ओके, कि आपका ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं। तो आपको दिख गया फ्रंट एंड पे सामने की ऑर्डर कंफर्म हो गया, लेकिन सामने वाला को रिकॉर्ड रखने के लिए, वो पूरा कैलकुलेशन करने के लिए, पूरा मैच करने के लिए कि सच में पैसा आया कि नहीं आया, कुछ तो सिस्टम लगा होगा। ये सारा कौन करता है, सर्वर साइड करता है। ये कौन कौन सा है, CGI PHP Node.js, इस तरीके के सर्वर साइड प्रोसेसिंग होता है जो करता है। अब छठा टॉपिक है, सिंपल सिंपल फटाफट निपटाएंगे, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। अब ये क्या होता है भाई, एप्लीकेशन वेयर यूजर डायरेक्टली यूज ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे शॉपिंग के लिए अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बैंकिंग के लिए SBI का ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, टिकट के लिए IRCTC हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। ये सारा कुछ क्या है, एक डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विस को। अब क्या है, मर्सेंटाइल प्रोसेस मॉडल, बाइंग सेलिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टेप क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फेज होता है, कस्टमर सर्च करता है प्रोडक्ट को, इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर एग्रीमेंट फेज होता है, ऐड टू कार्ड करता है, कंफर्म करता है। फिर सेटलमेंट फेज होता है, पेमेंट करता है और रिसिप्ट पाता है। ये सारा चीज हो गया। अब दूसरा होता है मर्चेंट वर्सेस कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव। मर्चेंट सोचता है कि मेरा माल बिक जाए, कंज्यूमर सोचता है कि सस्ता माल मिले, ये प्रोस्पेक्टिव होता है। तो मर्चेंट क्या चाहता है, वांट सेल प्रॉफिट इन्वेंट्री कंट्रोल। कंज्यूमर बायर क्या समझता है, सोचता है कि वांट बेस्ट प्राइस, मतलब सस्ते दाम पर मिल जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिले और सस्ता भी मिले, कन्वीनियंस हो। तो ये सारा कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव होता है। अब फिर है ऑनलाइन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर रिलेशनशिप। अब ये कैसे होगा, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, डिस्काउंट ऑफर देंगे, लॉयल्टी पॉइंट देंगे, आपको पॉइंट मिलता होगा ना, बोनस पॉइंट, अब उसको जोड़ जोड़ के आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। ये सारा चीज किस में आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग और कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप में आता है। सातवां टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम EPS। टाइप ऑफ ई पेमेंट सिस्टम क्या क्या है पहले देख लेते हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, डिजिटल कैश है, E-वॉलेट है, ये सारा कुछ है। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या करता है, पे नाउ बिल्ड लेटर, मतलब पे नाउ भी कर सकते हैं और आप आगे के लिए बिल्ड लेटर भी कर सकते हैं, मतलब EMI वाला सिस्टम आपको पता होगा। डेबिट कार्ड क्या करता है, डायरेक्ट आपके बैंक से पैसा लेता है और सामने वालों को पे कर देता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एम्बेडेड चिप फॉर पेमेंट होता है। डिजिटल कैश क्या होता है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो जाता है। E-वॉलेट क्या होता है, आप एक डिजिटली कहीं पे अपना पैसा स्टोर करके रखें, फिजिकली नहीं है, बैंक में फिजिकली है एक तरीके से, यहाँ पे डिजिटली, जैसे पेटीएम वॉलेट में आप रखते हैं। फिर है डिजिटल टोकन बेस्ड पेमेंट। ये कैसे होता है भाई, ए डिजिटल टोकन वर्चुअल मनी नोट, ईच टोकन हैज ए यूनिक ID एंड वैल्यू यूज्ड इन सिक्योर क्विक पेमेंट लाइक पेटीएम बैलेंस, ठीक है। तीसरा होता है स्मार्ट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है, हैज माइक्रोचिप, इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में हैज मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है। अब देखिए आजकल मोस्टली जो कार्ड है वो आपका स्मार्ट कार्ड हो गया है, क्योंकि उसमें आपको सिम कार्ड की तरह एक माइक्रोचिप दिखता होगा। स्मार्ट कार्ड वर्क ऑफलाइन भी कर जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क ऑनलाइन वाया बैंक के थ्रू ही होता है। स्मार्ट कार्ड सेफर होता है, इसमें रिस्क ऑफ मिसयूज भी होता है। अब चौथा है थ्रेट इन ई पेमेंट, प्रोडेंशियल वेबसाइट पे आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड डेटा चोरी हो सकता है, फेक पेमेंट गेटवे आपको दिख सकता है। सिक्योरिटी मेजर में देखिए इंक्रिप्शन, OTP वेरिफिकेशन टू
फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने का, सिंपल सी बात है, हम बता रहे हैं। बस परेशान आप लोग फालतू हो रहे हैं। मेन टॉपिक पढ़िए। कौन कौन सा? DBMS पढ़ लीजिए, OS पढ़ लीजिए, COA पढ़ लीजिए, DE हम बता ही दिए हैं आपको, CN बता दिए हैं। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा ना, पास हो जाइएगा महाराज। परेशान नहीं होना है। ये सब झूठ मूठ का कि मल्टीमीडिया पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, वो भी आएगा कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने। तो इतना परेशान नहीं होना है। अब इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स एंड EDI, ये क्या होता है भाई? मीनिंग ऑफ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI इज द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट बिटवीन कंपनी। जैसे एक कंपनी ऑर्डर भेजती है और दूसरी सीधा अपने सिस्टम पे रिसीव कर लेती है बिना पेपर के। ठीक है, एग्जाम्पल, एक कार कंपनी सेंड परचेज ऑर्डर टू ए पार्ट सप्लायर वाया EDI, फास्ट एंड पेपरलेस होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भेजने का जो प्रोसेस है उसको EDI बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, EDI वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है? डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किया, डेटा कन्वर्जेंस, आप मान लीजिए कोई कन्वर्ट किए, मतलब कि आप डॉक्यूमेंट्स बनाए, साइन वन कर दिए, उसको फिर EDI फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए और ट्रांसमिशन थ्रू नेटवर्क आप भेज दिए, रिसिप्ट वहाँ पे एक्नॉलेज हो गया, बस बात खत्म। एप्लीकेशन ऑफ EDI इन बिजनेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग में, इनवॉइस एक्सचेंज में, शिपिंग नोटिस में, आजकल देखते होंगे आपका मेल पे ही आ जाता है बिल, वो सारा कुछ यही है। इसके बाद लीगल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। EDI मस्ट इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लीगल वैलिडिटी ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड। इंश्योर करना चाहिए। मान लीजिए आप अगर कोई रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट वैल्यू ही नहीं देगा, वैलिड ही नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे मैटर फंसता है, मान लीजिए सर्विस सेंटर में गए और ऑनलाइन वाला आप रिसिप्ट दिखा रहे हो, बोलेगा नहीं हमको फिजिकल चाहिए, जो आपके घर पे आया होगा, तब कहेगा नहीं मालिक हमारे पास तो ऑनलाइन वाला है, बोलेगा नहीं करेंगे वैलिड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंश्योर करना चाहिए कि जो आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो पूरी तरीके से आप वैलिड होगा आगे। फिर है EDI एंड ई-कॉमर्स रिलेशनशिप। EDI is the fundamental of B2B ई-कॉमर्स कंपनी कनेक्ट डिजिटली फॉर ट्रेड। ज़्यादा मत समझिए, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, 9वां टॉपिक है, बस 2 पेज बचा है, कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये क्या होता है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी समझ लीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डेटा, बुक एंड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेसिबल एनी टाइम, कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल गूगल बुक्स है, रिसर्च गेट है, कंपनी का आर्चिव फाइल होता है, वहाँ पे आप जाकर चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे कॉलेज लाइब्रेरी में किताब मिलता है, वैसे यहाँ पे कुछ ऑनलाइन डेटाबेस में आप उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी हो जाता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ई-कॉमर्स सिस्टम। अब इसमें क्या क्या है? पीपल में यूजर हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, प्रोसेस में हाउ डेटा फ्लो, डेटा कैसे आपका फ्लो करेगा ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज हो रहा है ये हो सकता है। टाइप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? PDF फॉर्म में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, इमेज फॉर्म, JPG PNG कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। अब कॉर्पोरेट डेटा वेयर हाउस, सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर कंपनी, एक बड़ा सा डेटाबेस बना दिया, वहां पे सारा चीज को स्टोर कर दिया। ठीक है, यूज फॉर एनालिसिस एंड डिजिटल डिसीजन मेकिंग के लिए। सेंट्रलाइज डेटाबेस है, यहाँ सब कुछ डेटा है, इसी से हम एक्सेस करेंगे, इसी से एनालाइज करेंगे, यहीं से सारा कुछ दिमाग लगाएंगे कि इस तरीके से कॉर्पोरेट डेटा वेयर हाउस होता है। जैसे एग्जांपल के अमेजन यूज डेटा वेयर हाउस टू स्टडी सेल, ट्रेड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पे सब सारे जगह से डेटा आता है और यहीं से आप ये पूरा सिस्टम को मैनेज करता है। 5वां डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, जैसे स्टोरेज स्पेस हो सकता है, डेटा बैकअप का दिक्कत आ सकता है, मान लीजिए करप्ट हो गया, जैसे आराम हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, मान लीजिए कोई हैक कर लिया, ये सारा चीज़ है, बस खत्म हो गया कहानी, अब लोड मत लीजिए। ठीक है, मेन क्या था समझ लीजिए। टॉपिक 1 से देख लीजिए, टॉपिक 1 में कहाँ तक पढ़ना है? C to B। ठीक है, यहाँ तक निकाल लीजिएगा ना, ये 9 स्लाइड, 8 या 9 स्लाइड तक काम खत्म हो जाएगा। फालतू लोड लेना ही नहीं है, आपको टॉप नहीं करना। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको TRE में कभी पूछता नहीं है, तो फालतू क्यों इतना माथा लगाना। वो चीज़ पढ़िए ना जो TRE में भी आपको साथ दे, TRE में भी आपका कुछ फायदा हो। पता चले पूरा सब रटे जा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीडिया पढ़ा दीजिए वो पढ़े, क्या कीजिएगा भाई, फालतू लोड ले रहे हैं। आप क्वेश्चन उठा के देखिए, C to B B to C के अलावा कुछ पूछा है क्या कभी?
कुछ नहीं पूछता है, फालतू माथा लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज खत्म करते हैं, कल सुबह सुबह मल्टीमीडिया बहुत छोटा 10-15 स्लाइड में निपटा देंगे उसको। अरे यार ये क्या हो जाता है। ठीक है, निपटा देंगे और उसके बाद बस आगे मेन टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, अब परेशान मत होइएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।